welcome to S Chemistry channel. We are studying Unit 3rd, Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today's topics are ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Let's start. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? देखो, कोई एटम है जैसे हमारे पास, उसके सेंटर में हमें पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर क्या है? सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट्स ओवन एक्सिस एंड आल्सो अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी एटम की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि वो क्या होता है? दूर होता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने रिमूव करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? तो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट, और कितनी मिनिमम अमाउंट जो है रिक्वायर कितनी होगी इसको रिमूव करने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम amount of energy required to remove, क्या रिमूव करना है भाई हमने? the most loosely bound electron from an isolated atom। ठीक है, कोई भी एक एटम है, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे जो रिमूव करना है हमने इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब मान लो ये न्यूट्रल स्टेट में था, एटम ए था, अब इसको हमने क्या दी? आयनाइजेशन एंथैल्पी दी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी इसको हमने ए को, तो वो किस में चेंज हो जा रहा है? कैटायन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से स्पीसीज किस में चेंज हो जाएगी? कैटायन में। ठीक है, और वन, अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया कैटायन। क्लियर? तो ये थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, अगर ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब दूसरा इसी से फिर से एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। ठीक है, फिर हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं। ठीक है, फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करने से 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक लॉस करने से। ठीक है, फिर 2 पॉजिटिव चार्ज को फिर हमने फिर और आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं हम, तो किस में चेंज हो जाएगा? 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो अब देखो ये जो एनर्जी है, अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, इनको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फिर फोर्थ कुछ भी आ सकती हैं। इन जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने की जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं इनको? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि ये तो फर्स्ट वाली होगी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ठीक है, तो किसी भी, मान लो कोई आइसोलेटेड एटम था, उसमें से हमने पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर उसी के अंदर से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहां पे जो एनर्जी को बोल देंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप ये बताओ कि किस में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? देखो, फर्स्ट वाला तो इजीली निकल जाएगा, लूजली पैक्ड है, लेकिन सेकंड वाला जब हम इसको निकालते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो हो गए कम और प्रोटॉन हो गए ज़्यादा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हम कार्बन का ही ले लो, 6 है तो 6 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, है ना, और आपके 6 ही बाहर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये देखो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 5 बच गए। अब यहाँ लेकिन प्रोटॉन तो नहीं गए ना, प्रोटॉन तो 5 ही बचे हैं, सॉरी 6 ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन है 5, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरह से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब जो 5th इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकालना है इसका, तो उसके लिए क्या है? ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसी तरह अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो इसमें बच गए 4 इलेक्ट्रॉन अब, और यहाँ पे अंदर प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? 6, तो ज़्यादा होल्ड होगा इनका इसकी तरफ।
ठीक है। तो अब इसमें से इसका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना वो और भी मुश्किल होगा। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी सबसे, फिर क्या होगी सेकंड, देन फर्स्ट है, इससे अंदर वाले सो ऑन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के, वो हम देखते हैं। देखो अगर हम इनर्ट गैस का ही एग्जांपल लें तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है NS2 और NP6 होती है, ठीक है। तो ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर p सेल्स में, तो ये क्या होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है एक रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो इसकी फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं इसको ज़्यादा देके, तो अगला निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन से भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का पता लगा सकते हैं कि किसमें ज़्यादा होगी या कम होगी। अब देखो नाइट्रोजन का केस ले अगर हम, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है अब 2s2 और 2p3। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इस तरह से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, और आपको पता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों अपना लूज करेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब अगर हम निकालेंगे, सेकंड इसको बनाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकंड, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में जो है 2s2 2p4 होती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सॉरी ये ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ फोर्थ वाला, तो इसमें क्या है, हाफ फील्ड बन जाएगा। ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल देती हूँ ये वाला, तो क्या बनेगा, हाफ फील्ड बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि सेकंड जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हम निकाल सकते हैं, लेकिन ओनली कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर जो है मायने नहीं रखता, अदर फैक्टर्स भी हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स भी हम डिटेल में करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी एंथैल्पी कैसे वेराइज कर देती है, ठीक है। तो एक फैक्टर मैंने यहाँ पर यही बताया कि आप कॉन्फ़िगरेशन को देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। आगे हम फैक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, वही अंदर जो प्रोटॉन है उन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब इस पे कैसे डिपेंड करेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, कम होगी। अब देखो अपना दिमाग लगाओ, अपने आप ही इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं एज कंपेयर टू बाहर के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो प्रोटॉन अगर ज़्यादा होंगे अंदर, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना होल्ड क्या है, टाइटली बाउंड होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल है ना, सिंपल सी बात है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी ही, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, यहाँ बेरिलियम, यहाँ पर क्या आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियोन। अगर हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आपके एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें लिथियम में इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका 5 पॉजिटिव, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका, सॉरी फ्लोरीन रहेगा ना, +9 और यहाँ पे +10, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि
न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ रहा है और इसी वे में आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बुक में गिवन है, लेकिन आपको बस इतना अंदाजा होना चाहिए अलोंग द पीरियड जो है साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर देखते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, जैसे ये है, फिर हमने इसका साइज बढ़ा दिया, जितना जितना साइज बढ़ता जाएगा आपको पता है कि प्रोटॉन का जो है इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, जितनी दूरी होगी उतना अट्रैक्शन कम होगा ना, तो क्या होगा, ये आसानी से इसको हम निकाल के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, तो जितना साइज बढ़ेगा या जितनी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होंगे न्यूक्लियस से, उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करें तो क्या होता है आपको पता है, सेल्स बढ़ती जाती है ना, साइज बढ़ता जाता है, जैसे लिथियम हुआ, फिर उसके नीचे क्या होता है अभी, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ना। तो अब देखो सेल्स बढ़ती जा रही है इनमें ऐसे करके। ठीक है, अब इसका मतलब रुबीडियम की अगर मैं कंपैरिजन करवाना चाहूँ सोडियम और रुबीडियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि सोडियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम जो है वो स्मॉल साइज का है, साइज में कंपैरिजन करें तो सोडियम स्मॉल साइज का है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रुबीडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेबल जो है वो याद होनी चाहिए अच्छे से, इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक बार टेबल को अलोंग द ग्रुप एलिमेंट्स को इस तरह से याद कर लें। ठीक है, तो उससे आपको इजी हो जाता है। एक बार अच्छे से टेबल अगर समझ आ गई ना, पीरियोडिक टेबल अगर आपने अच्छे से लर्न कर ली, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज भी इजी हो जाती है, कॉन्सेप्ट को समझ लो बस, ये चीज रटने की जरूरत है ही नहीं, एक बार आज आपके दिमाग में बैठ गई तो ये आप कभी भूलोगे नहीं। और कॉमन सेंस की बात है कि पॉजिटिव चार्ज या बाहर इलेक्ट्रॉन है कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है, साइज देख लो, लेकिन आपको उसकी पोजीशन तो पता होनी चाहिए ना कि सोडियम और पोटेशियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उनका कंपैरिजन करने के लिए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन तो पता हो। ठीक है, तो इसलिए वो टेबल जरूर लर्न करनी है हमने अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये हमने पहले भी कर लिया था, जैसे ये प्रोटॉन है अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम एक ही सेल्स की बात करें तो उसमें आपको पता है एस, पी, डी और एफ जो है ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एस ऑर्बिटल जो है पहले फील्ड होता है ना, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी और फिर एफ। अगर मैं मान ले 4 सेल की बात करूं तो आप पहले 4s को फिल करेंगे वहां पे, फिर 4p, फिर 4d, 4f, है ना, ऐसे होता है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है टुवार्ड्स द न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले जो है अगर एक सेल में देखा जाए तो एस न्यूक्लियस के पास होता है, फिर पी होता है, फिर डी और फिर एफ। क्लियर, अगर एस पास में होगा तो ऑब्वियस सी बात है एस के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन प्रोटॉन का क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, है ना। तो एस ऑर्बिटल जो है उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी न्यूक्लियस के पास ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, इसीलिए इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है देन पी, देन डी एंड देन एफ। तो जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये हो गया आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है इसके। तो एस में से इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है एज कम्पेयर टू पी, तो एस में से मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, तो एस में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है एस ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी, देन पी की, देन डी, फिर देन एफ। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी यही रहेगा आपका। क्लियर, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पेनिट्रेशन इफेक्ट।
फोर्थ फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हाफ फील्ड और फुली फील्ड आपको पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। ये अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको करवा ही दिया था, है ना। तो इनमें क्या होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल है उसको अनस्टेबल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो क्या होगी, हाई होगी, हाई एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का हाफ फील्ड देख लो, फुली फील्ड, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू अदर स्पीसीज क्या होंगी, ज़्यादा होगी, चाहे वो अलोंग द पीरियड आ जाए या अलोंग द ग्रुप कैसे भी आ जाए। लेकिन हाफ फील्ड फुली फील्ड है तो वहां पे एक्सेप्शन आ ही जाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि बोरोन और बेरेलियम और बोरोन ले लो, एक ही पीरियड के हैं, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है NS2 और इसकी है NS2NP1, ठीक है। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करने लग जाए, वैसे तो अलोंग द पीरियड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, यानी बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है, बेरिलियम की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड फुली फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पे इन्वॉल्व करके फिर ही हम निकाल सकते हैं कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन। अब देखो हमने बोला कि एस ऑर्बिटल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, देन पी उसके बाद आते हैं, फिर डी और फिर एफ। तो यानी कि जो जिसके पास जितना पास होगा वो उसको उतने अच्छे से कवर कर लेगा, यानी एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस को अच्छे से कवर कर लेंगे एज कम्पेयर टू पी, देन डी, देन एफ, ठीक है। अब अगर मुझे पी में से इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो एस का जो है आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये इसको अच्छे से शील्ड कर लेगा, कवर कर लेगा, यानी पॉजिटिव का होल्ड जो है पी के इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रही है। एक कर्टन है, एक ढक दिया हमने इसको, न्यूक्लियस को, किसने, एस ऑर्बिटल, क्योंकि वो उसके पास है, अच्छे से कवर कर लेगा, ठीक है, उसको ढक दिया। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवार्ड्स द पी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि P जो है पास में हो गए तो D में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम S से D की तरफ F की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पेनल्टीमेट सेल्स क्यों ऑर्बिटल, कि S ऑर्बिटल का जो है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो P को इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। अगर P और D में कंपैरिजन करें तो P का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो D में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, अगर कई बार पूछ लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, कम है, किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो उनका ऑर्डर यही रहेगा कि S का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, देन P, देन D और देन F। D और F जो है बहुत ही पुअर होता है इनका शील्डिंग इफेक्ट। तो ये है आपका शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि S और P में से अगर दोनों के एक ही सेल के S और P में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात की जाए तो P में से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी के D और F में से बात की जाए तो F में से निकाल सकते हैं, P और D में से अगर बात की जाए तो D में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें अलोंग द ग्रुप, अगर हम ऑर्डर देखें ऐसे, तो साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर अलोंग द पीरियड की बात करें, अलोंग द पीरियड अभी हमने देखा कि न्यूक्लियर साइज भी चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, न्यूक्लियर जो साइज होता है वो क्या हो रहा है आपका, इसका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो काफ़ी फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, और अलोंग द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीजेज होती है। बट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं भाई, ठीक है। वो आपने
एक्सेप्शन ही वैसे एग्जाम में नॉर्मली यही पूछे जाएंगे, एक्सेप्शन में ही दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको आप कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसी की बात कर लूँ, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुई, तो एक ही ग्रुप में एक ही पीरियड में आ रहे हैं, तो आपको पता है कि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, फिर उससे कम ऑक्सीजन को और उससे कम नाइट्रोजन की। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑर्डर अलग हो जाता है। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, P3 होती है, इसकी P4 P5। तो हाफ फील्ड है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, और इसमें से इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि P3 बन जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन निकालने से, तो वो क्या बन गई, हाफ फील्ड बन जाती है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो ये भी तो चाहेगा मैं स्टेबल हो जाऊं, है ना। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम देखें अलोंग द पीरियड, तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, है, ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ गया। अब यहाँ पर जो है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि अब देखो फ्लोरीन जो है वैसे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं ना इसको। इसकी कॉन्फ़िगरेशन P5 है ना, 1 2 3 4 5। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे दें तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कम, ठीक है, क्योंकि फुली फिल्ड बनेगा, स्टेबल बनेगा, तो ये लेगा ना कि लॉस करेगा। तो इसकी आयनाइजेशन मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे फैक्टर्स हमें इन्वॉल्व करके फिर हमें रिजल्ट निकालना पड़ता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम पढ़ेंगे ना वहाँ, और मैं अच्छे से डिटेल में इसको बताऊंगी। तो इस तरह आप निकाल लेंगे, ठीक है, सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करके कि अलोंग द ग्रुप आ रहे हैं कि अलोंग द पीरियड आ रहा है, क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का, वो देख लेना और कंपैरिजन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी का लगभग अपोजिट ही है। देखो अभी हमने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, गेन करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। कोई भी आइसोलेटेड एटम है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल एटम है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करती हूँ तो ये किस में, एनायन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन अगर हमें देना पड़ेगा तो वहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं वो स्टेबल बन जाता है, तो एनर्जी जो है वो निकल भी सकती है, ठीक है। इसको दोबारा से एक बार समझो। अगर मैंने मान लिया उसके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर स्टेबल स्थिति में पहले ही प्रेजेंट है, अगर हम उसको फिर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। तो कोई भी क्या चाहेगा कि मैं अनस्टेबल बन जाऊं, है ना। तो हमें उसको जबरदस्ती एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मान लो ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए या दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल बने, तो ये क्या चाहेगा, मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ, है ना। तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजीली हम दे सकेंगे, ले लेगा और स्टेबल बन जाएगा। पहले क्या था, वो अनस्टेबल, फिर क्या बन गया, स्टेबल। और स्टेबल की मैंने ये बता रखा है क्या होती है, एनर्जी जो है वो लेस होती है, कम होती है। यानी कि पहले उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, अब क्या होगी, उसकी एनर्जी कम। तो क्या होगा, कैसे कम होगी, जब एनर्जी निकलेगी, तो निकलेगी मतलब नेगेटिव, वहाँ पे एनर्जी निकलनी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। स्टेबल अनस्टेबल का फंडा ध्यान में रखना। स्टेबल मतलब कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी नहीं, जितनी कम एनर्जी होगी, भाई कोई भी बंदा है एनर्जी नहीं होगी तो वो एक जगह पड़ा रहेगा ना, स्टेबल हो गया बेचारा, है ना। और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, है ना। हम उससे हमने अपने डेली लाइफ में जो भी चलता है उससे कंपैरिजन करके अगर हम सीखते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया, क्लियर।
तो यहाँ पर वही फंडा अपनाते हैं, अगर कोई भी पहले से ही स्टेबल है और फिर अगर उसमें को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो अनस्टेबल बनेगा, हाई एनर्जी हो जाएगी उसकी, है ना। तो हमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो पहले से स्टेबल है, सॉरी पहले से अनस्टेबल है और फिर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेबल। स्टेबल बनेगा, एनर्जी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी यानी एनर्जी निकली है उसकी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, एब्जॉर्ब या रिलीज की फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं। पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब हो गई, वहां पर ली है उसने, और निकली है तो मतलब रिलीज हो गई, ठीक है। किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the energy released when a neutral atom gain extra electron, ठीक है। और क्या बन जाएगा, वो एनाइन में बन जाएगा। अब देखो वहां पर कैटायन बनता था आयनाइजेशन एंथैल्पी में, यहाँ पे एनाइन बनेगा, ठीक है। क्या किया इसने, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो ये किस में बन गया, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में बन गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है निकलेगी, वो एनर्जी रिलीज होगी ना, तो यहाँ पर वो वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर। उसी तरह सक्सेसिव, जैसे उसमें थी ना हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी तरह सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मान लो कोई स्पीसीज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो एक्स नेगेटिव में होगी, फिर उसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो किस में हो गया, x2 नेगेटिव में होगी, फिर अगर हम उसको और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो x3 नेगेटिव में होगी। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। अगर इनका कंपैरिजन करें अब हम, तो देखो पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। ये भी 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, लेकिन मोस्टली ये वाला यूज कर सकते हैं आप कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस स्पीसीज पे, है ना। अब फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज पहले से है और यहाँ पर भी हम नेगेटिव ही दे रहे हैं, तो अपोजिट चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो ये इसको रिपेल करेगा, क्लियर। तो क्या हमें एनर्जी देनी भी पड़ सकती है, तो मतलब यहाँ पर थोड़ी कम एनर्जी रिलीज भी हो, अगर रिलीज हो रही है तो कम होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ठीक है। और इस केस में फिर देखो 2 नेगेटिव, और ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर और कम हो जाएगी, ठीक है। आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन और फैक्टर भी है कि एब्जॉर्ब भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन पे भी से आप देख सकते हैं उसको। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसकी एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको देते हैं तो ये ओ नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिखूं, यहाँ पर 2p2 और 2p4 होती है ना, p में 4, इस तरह बना के लिख लोगे ना तो इजी हो जाता है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होती है -141 किलो जूल पर मोल। याद नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इतनी किलो जूल, नेगेटिव है मतलब निकल गई। अब जब O नेगेटिव को एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, O2 नेगेटिव में, यहाँ पर O2 नेगेटिव में, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H जो 2 है उसकी वैल्यू आ गई +780 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ एनर्जी देनी पड़ी हमें, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई एनर्जी, क्यों। देखो ये इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव, इनके बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये फैक्टर डोमिनेंट करता है, ठीक है। नेगेटिव इसको नेगेटिव है वो उसको ऐड करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो क्या होगा,
इसको भगाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना है, यानी कि एनर्जी हमें वहां पर लगानी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी वहां पर, ठीक है। तो ये फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट करेगा जो रिपल्सिव अट्रैक्शंस होती है इन दोनों के बीच में, उनको कम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर जगह एक्सेप्शन भी आएंगे, फैक्टर कौन से डिपेंड करेंगे वो आपको यहाँ पर अंदाजा इस तरह से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगी इसकी पॉजिटिव वाले, ये हो गया नेगेटिव, क्लियर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब देखो जैसे साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है और बाहर के इलेक्ट्रॉन, इन पे होल्ड कम होता जाएगा, यानी कि अगर हमें तो क्या ऐड करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो पहले ही ये बहुत दूर होगा, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो इसको अट्रैक्ट करने की जो पावर है इसकी वो क्या होगी, कम होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कम अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो क्या होगा, कम होगा। तो जो गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो भी कम रिलीज होगी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना, जितनी ज़्यादा मजबूती बनेगी कोई भी चीज़ की, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, लेस होगी। एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिख देना है, ठीक है। एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस, कम रिलीज होगी, ठीक है। जितना पास होगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये था एटॉमिक साइज। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज वही पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कितनी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर मोर आयनाइज, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, उतनी ही ज़्यादा निकलेगी एनर्जी, ठीक है। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे कि हाफ फील्ड है, फुली फील्ड है, तो अगर कोई भी चीज़ हाफ फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालते हो या फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉन डालते हो, तो आपको पता है बहुत मुश्किल होगा, है ना। अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना अगर आप चाहते हो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। तो आपको यहाँ पर एनर्जी जो है देनी पड़ सकती है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी होगी यहाँ पर, ठीक है। और ये कह सकते हैं अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो क्या होगी, डिक्रीजेस हो जाएगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हाफ फील्ड और फुली फील्ड है तो उसको, क्योंकि वो स्टेबल है बेचारा पहले से, आप उसको अनस्टेबल करने जा रहे हो, जबरदस्ती करोगे आप उसके साथ, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्लियर। अब वेरिएशन देखते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप पता है आपको, साइज क्या हो रहा है अभी, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बिकम लेस नेगेटिव। अभी हमने डिटेल में इसको कर लिया ना साइज के अकॉर्डिंग, तो बहुत कम रिलीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से आएगा इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या हो रहा है, कम, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो कम अट्रैक्शन होगा, कम अट्रैक्शन होगा उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बिकम लेस नेगेटिव। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनमें तो अलोंग द ग्रुप जो है आयनाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, है ना, यानी लेस नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर नॉर्मली आप देखोगे तो क्लोरीन की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, है ना। लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होती है वैल्यू
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें आपके फैक्टर्स जो है वो न्यूक्लियर चार्ज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी आएगा आपका। यहाँ जो है थर्ड पीरियड आ जाता है, थर्ड सेल आती है, थर्ड में डी भी आ जाता है, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी। तो 2-3 फैक्टर जो है उनको डिपेंड करके जो है क्लोरीन का जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये एक्सेप्शन याद रखना। इसके बाद एक स्पेशल केस आता है नोबल गैसेस का। अब मुझे ये बताओ नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6, फुली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसको तोड़ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, यानी कि इसको अनस्टेबल बनाना है ना, अनस्टेबल बनाएंगे। तो अनस्टेबल बनाना है किसी को स्टेबल से। अगर कोई चीज़ आप अनस्टेबल बनाना चाह रहे हो तो क्या देंगे आप, एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। हमें कोई भी जो ये फुली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अनस्टेबल अगर आपको बनाना है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको, तो अनस्टेबल बनाओगे आप उसको, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।